तवक्कलतु अलैका या रब्बुल आलमीन। गुल खिलाने का हुनर बादे सबा जानती है, गुल खिलाने का हुनर बादे सबा जानती है, किस तरफ आग लगाना है हवा जानती है। कॉमेडी ऑफ एरर्स शेक्सपियर का एक मशहूर अफसाना। जिन लोगों ने देखा या पढ़ा हो वो आसानी से ये चीज हमारे मीडिया में आजकल तलाश कर सकते हैं, और हमारी सियासत में भी। वो लोग जो कल तक जिंदाबाद थे वो आज मुर्दाबाद हो गए, और जो लोग मुर्दाबाद थे वो आज जिंदाबाद हो गए। कल तक यही अदालतें मतलून और मतून थी, इन पे तानाजनी हो रही थी, इनके खिलाफ आवाजें कसे जा रहे थे, और आज वही लोग इंसाफ और कानून की बालादस्ती के नारे लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ वो लोग जो जस्टिस परवेल और कानून की बालादस्ती की बातें कर रहे थे और अपने जजों पर वारी वारी और सदके सदके जा रहे थे, अब वो इन जजों के हसब नसब के बारे में हमारी मालूमात में इजाफे कर रहे हैं। अब ये इल्जाम आप यकीनन नून लीग को नहीं लगा सकते इस वक्त। गो के एहसन इकबाल ने फिर एक मर्तबा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। मुझे नहीं मालूम कि वो अदालत ने क्यों नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने गिरफ्तारी के फैसलों को प्री रिगिंग से तशबीह दी है, और ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है अदालत आलिया पर, सुप्रीम कोर्ट पर और उसके जजेस पर और उस बेंच पर, जिसे अनहर्ट नहीं जाना चाहिए अगर कानून की बालादस्ती का फैसला कर लिया गया है पाकिस्तान में। तो अब आइए मैं आपको अथर मिन्नल्लाह और जस्टिस हुसैन औरंगजेब साहब की असलियत बताता हूँ, क्योंकि हर कोई दावा कर रहा है इस वक्त। मैंने मीडिया पर देखा है, मेन लाइन मीडिया पर भी और सोशल मीडिया पर भी, कि इनके वालिद कौन थे, इनके ससुर कौन थे, इनके भाई कौन होते हैं, कौन नून लीग में है, कौन पीटीआई में है, कौन फौज में है, किसका ताल्लुक किस पार्टी से है, कौन कहाँ रहा। लेकिन हकीकत में मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, और ये राज भी ऐसा राज नहीं है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि ये राज भी कोई राज नहीं, सब अहले गुलिस्तान जान गए। ठीक है, और ये राज ये है कि अथर मिन्नल्लाह साहब और हुसैन औरंगजेब साहब ये हाई कोर्ट के जस्टिस हैं। एक दफा फिर बताऊं, ये दोनों अफराद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, ऑनरेबल जस्टिस। आपको इनके फैसले थे इतराज हो सकता है, इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन इनका फैसला कानून के मुताबिक है। अगर आप केस को समझें, पढ़ें, देखें तो आपकी समझ में आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 2-4 मिनट से ज्यादा कैपेसिटी नहीं है। मैं ये चीज नोट कर रहा हूं कि फेसबुक पर लोगों की 2-4 मिनट से ज्यादा की कैपेसिटी नहीं है। टू बिलो देन एवरेज ह्यूमन, एक आम इंसान की, सेहतमंद दिमाग वाले इंसान की कम से कम कंसंट्रेशन कैपेसिटी 16 मिनट होती है। आई रिपीट, 16 मिनट होती है एक कम से कम, यानी गाउदी दिमाग की भी। उसके बाद उसे चंद लम्हे का फ्रेश आउट चाहिए होता है, चंद लम्हे की वेंटिलेशन चाहिए होती है, एक छोटा सा मंजर चेंज करना, एक जुमला चेंज करना, एक अंदाज चेंज करना। कभी मैं आपको इस पर भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। कंसंट्रेशन पावर पर हमारे दूसरे लेक्चर मौजूद हैं जिसमें हमने ये अपनी मेमोरी पावर और रीडिंग और लिसनिंग पावर को इंक्रीज करने के जो मशवरे दिए थे, तो या तो उन्हें सुन लीजिए या फिर सिर्फ इस स्पेसिफिक बात को हम दोबारा इंशाल्लाह करेंगे। तो अगर आप अपनी कंसंट्रेशन कैपेसिटी को चेक करना चाहें तो देखिए आप कोई लेक्चर कितनी देर देख पाते हैं, क्योंकि जहां भी ऐसे संजीदा मामलात पर बात होती है 4-5 मिनट के बाद तो वो शुरू होती है। 4-5 मिनट तो आपको लगते हैं उस बात को सामने लाने के लिए कि किस मौजू पर बात होनी है, क्योंकि उसके लिए रेफरेंसेस जरूरी हैं कि आप किस केस के बारे में बात कर रहे हैं, आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है और अब क्या हो रहा है, और फिर बात आती है कि आइंदा क्या हो सकेगा। इस जमानत के मामले को अगर आप एक दफा फिर से देखिए, हाकिम अली जरदारी साहब का रेफरेंस दिया गया था जो एक कैंगरू कोर्ट के सामने पेश हुआ था, नो डाउट, लेकिन वहां से ये प्रेसिडेंट सामने आया है, वहां से ये मिसाल बनी है, वहां से ये रेफरेंस बना है कि उसके अंदर ये 4 सवाल किए गए थे और वो चारों के चारों सवाल मरियम नवाज के केस में दोबारा लौटा दिए गए, दोबारा उसी को मिसाल बनाकर इनके सामने लाया गया, जबकि वो इंतहाई बेहुदा सवाल हैं, उसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन यहाँ हम ये मिसाल पहले दे चुके हैं, और आज मैं अथर मिन्नल्लाह साहब की तरफ से और हुसैन औरंगजेब साहब की तरफ से वो चीज कोट कर आपको सुनाता हूँ जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कही थी कि हम यहाँ
यहाँ इंसाफ करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, हम यहाँ कानून के तकाजे पूरे करने के लिए बैठे हुए हैं कि कानून की सही इंटरप्रेशन, सही तर्जुमानी हो, हमारा जो आइन कहता है उसके मुताबिक हमारे मामलात हों, दैट्स ऑल। और ये कहते हुए हमें बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है कि अक्सर इंसाफ नहीं होता। उसके लिए आपको पार्लियामेंट में जाना होगा, लॉ मेकिंग में जाना होगा, ऐसे कानून बनाने होंगे। अब अगर नैब मरियम नवाज को ये कहे कि इनकी आमदनी से ज्यादा असासे हैं, तो फिर अदालत ये पूछने में हक बजानिब होगी ना कि पहले बताओ कि इनकी आमदनी क्या है, तब हम ये फैसला करें कि आमदनी से ज्यादा असासे हैं या आमदनी से कम असासे हैं। तो वहां आपको एक दूसरा कानून चाहिए कि किसी शख्स की आमदनी हो या ना हो, उसके पास क्या असासे हैं, माँ से मिली जायदाद, बाप से मिली जायदाद, खानदान से मिली जायदाद, लॉटरी से मिली चीज, वो किसी भी तरीके से उसकी मिल्कियत में कैसे आई और क्या उस पर उसने टैक्स दिया या नहीं दिया। अगर उसने उस पर टैक्स दिया हुआ है और वो जायज ज़राए से आई है, मसरूका माल नहीं है, तो ठीक है। तो यहाँ पर जो धांधली की गई है, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि आप हमारे उन लेक्चर्स को देख लीजिए, चेयरमैन नैब, मुहर्रर या चेयरमैन, उन्होंने ये केस किस तरतीब से बनाया कि उनके आका छूट जाएं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने JIT तश्कील दी थी। लिहाजा ये जिसे हम कहते हैं कि पानी का बुलबुला है, ये फूट जाएगा। इतनी खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है और इतनी मुअज़्ज़िज़ जजों पर बेएतमादी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेप्शन डजंट मेक रूल। तो जो चीजें शादर और नादिर होती हैं, हम उन्हें एक प्रिंसिपल के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लिहाजा हाकिम अली जरदारी साहब का मामला वही था कि हुकूमत उन्हीं के खानदान की थी, यहाँ पर फिर वही मामला रहेगा। तो ये लीगल टेक्निकलिटीज की वजह से बचते हैं। तो एक मुकम्मल मुनसिफाना निजाम के लिए हमें अभी कुछ थोड़ा सा काम भी करना होगा, थोड़ा सा होमवर्क भी करना होगा। अभी जो हुकूमत आई है वो एक सादा अक्सरियत की है, लेकिन इंशाअल्लाह हालात तब्दील हो रहे हैं और जो कानूनी कमियां हैं उन्हें इंशाअल्लाह जल्द पूरा कर लिया जाएगा। और इस वक्त मौजूदा कवानीन में मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि इतनी गुंजाइश नहीं है कि ये लोग बरी हो सकें। ये जमानत आई है, एक नुक्ते पर जमानत हुई है, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि 100 नुक्तों पर यह जमानत कैंसिल भी हो सकती है। अगर वहां सुप्रीम कोर्ट में नैब के सरबराह थोड़ा सा होमवर्क करके जाएं, इस तरह से नहीं जिस तरह से इस अदालत में हुआ था, तो वो गोंगलों के ऊपर से मिट्टी नहीं झाड़ेंगे, बल्कि हकीकतन सुप्रीम कोर्ट से इस जमानत को कैंसिल भी करवा सकते हैं। वहां उन्हें ये बताने की जरूरत है कि JIT ने जो चीजें सामने रखी आप उनको देखिए, इसलिए जरूरी है कि ये लोग वापस जेल में जाएं, क्योंकि आमतौर पर एक प्ली ली जाती है किसी भी मुकदमे में जमानत के खिलाफ कि अगर इस शख्स को जमानत पर रहा कर दिया गया तो ये अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर सकेगा, एविडेंस टेम्परिंग हो सकती है, गवाह थिरक सकते हैं और वगैरह वगैरह वगैरह। जबकि हमें तो ये बात मालूम है कि इनसाइड और आउटसाइड इनके पास सिर्फ अब वो असर रसूख ही है जिससे ये इस चीज पर असर अंदाज हो सकते हैं। लिहाजा सिर्फ इतना हवाला काफी होगा। अब ये फिर इतना लंबा हो रहा है तो वी कट शॉर्ट इट। तो छोटे छोटे सवाल कीजिए और छोटे छोटे जवाबात में, लेकिन वो फिर आप लोग वायरल नहीं कर सकेंगे। आई डोंट लाइक दिस 2-2, 3-3, 4-4 मिनट कीजिए जो आप टुकड़े बांटते हैं, और ना ही मुझे ये पसंद है कि आप ये पहेलियां लिखें कि आपको पता है कि क्या हुआ, आपको पता है इनका बाप कौन था, आपको पता है इनकी असलियत क्या थी। तो इन जजों की असलियत हमने आपको बता दी कि असलियत ये है कि ये हाई कोर्ट के जज हैं, एक इज्जतदार मकाम पर हैं और इनके सरबराह ने अवाम में आकर ये वादा किया है कि अब पाकिस्तान में इंसाफ होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान के हामियों को अपने हिफ्ज़-ए-अमान में रखे। फ़ी अमान अल्लाह।